कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 में आपको जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ाया जा रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। आज इसी अध्याय का दूसरा भाग प्रेषित है। पहले भाग में हमने आपको समझाया था कि जीवों के वर्गीकरण की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से आपको वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति के बारे में समझाया था और इस पद्धति में क्या कमियां थी इसके बारे में बताया गया है। तो उसके बाद वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति क्या है और फिर वर्गीकरण की 4 जगत पद्धति क्या है और अंत में वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति के बारे में आपको समझाया जा चुका है। वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति में आपको बताया गया है कि इस पद्धति को 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, जो कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानी जाती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और व्हिटेकर के द्वारा प्रेषित 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया था, जैसे कि कोशिका की जटिलता, जीवों की जटिलता, पोषण प्राप्त करने की विधि आदि। ऐसी कई सारे तथ्य थे जिनके आधार पर 5 जगत वर्गीकरण बताया गया है। पीछे यहाँ तक आपको बताया जा चुका है कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रेषित 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में कौन कौन से तथ्य शामिल थे। इन्होंने वर्गीकरण को कोश की संरचना की जटिलता के आधार पर स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट के अनुसार बांटा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे मोनेरा नाम दिया गया, फिर यूकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पर एक कोशिकी और बहुकोशिकीय प्राणियों में बांटा गया। एक कोशिकी के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत बनाया गया, जबकि बहुकोशिकीय को पोषण विधि के आधार पर स्वपोषी और परपोषी में बांटा गया। स्वपोषी के अंतर्गत प्लांटी रखे गए, पादपों को रखा गया, जबकि परपोषी में उनके अवशोषण और अंतर्ग्रहण के आधार पर अंतःअवशोषण करने वाले प्राणियों को, जीवों को फंजाई कहा गया, जबकि अंतर्ग्रहण करने वाले जीवों को एनिमैलिया जगत के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार से आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए मोनेरा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक कोशिकीय प्राणियों के लिए प्रोटिस्टा और पोषण विधि के अनुसार स्वपोषी को प्लांटी में और परपोषी को 2 भागों में बांटा। ऐसे परपोषी जो अपना पोषण अवशोषण करके प्राप्त करते थे उन्हें फंजाई, और जो अंतर्ग्रहण करते थे उन्हें एनिमैलिया में रखा। इस प्रकार से आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की, उनके अनुसार मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई तथा एनिमैलिया जगत बनाए गए।
अब आगे आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके तुलनात्मक गुणों के आधार पर बांटा गया है। यह चार्ट में आप लक्षण, उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया देख सकते हैं। पहला कोशिकीय संगठन मोनेरा एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है, जबकि फंजाई बहुकोशिकीय तथा कुछ फंजाई एक कोशिकीय भी होते हैं। प्लांटी बहुकोशिकीय होते हैं और एनिमैलिया भी बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका के प्रकार की बात की जाए तो मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया में यूकैरियोटिक कोशिकाएं आती हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात की जाए तो मोनेरा के प्राणियों की सेल वॉल सेल्यूलोज रहित होती है, अर्थात बहुसर्कराइड होती है तथा अमीनो अम्ल भी हो सकता है, जबकि प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल उपस्थित होती है और फंजाई में उपस्थित सेल्यूलोज रहित काइटिन युक्त सेल वॉल होती है। प्लांटी में सेल्यूलोज वाली सेल वॉल होती है, जबकि एनिमैलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। केंद्रक की बात की जाए तो मोनेरा के प्राणियों के प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होने के कारण इनमें केंद्रक विकसित नहीं होता, अर्थात पूर्व केंद्र की होती हैं, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया शुकेंद्र की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकांग की बात की जाए तो मोनेरा में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में सभी कोशिकांग होते हैं। फंजाई में लवक को छोड़कर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। प्लांटी में लवक और दूसरे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। एनिमैलिया में लवक नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण से स्वयं नहीं कर पाते। गमन देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कशाभिकाओं द्वारा, प्रोटिस्टा में गमन अनुपस्थित होता है अथवा रोम या कशाभिकाओं द्वारा होता है, जबकि फंजाई और प्लांटी में गमन नहीं होता और एनिमैलिया में गमन पेशी तंतुओं के माध्यम से होता है। पोषण की बात की जाए तो मोनेरा के प्राणी प्रकाश संश्लेषण या फिर अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या परपोषण होता है। फंजाई मृतोपजीवी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं, जबकि प्लांटी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं, जबकि एनिमैलिया के सभी प्राणी परपोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। प्रजनन की बात की जाए तो मोनेरा में अलैंगिक और विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यह सभी मोनेरा में आते हैं तथा ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोटिस्टा में प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक, एसेक्सुअल और एंड सेक्सुअल दोनों विधियों द्वारा होता है, जिसमें प्रोटोजोवंस, एक कोशिकीय शैवाल और श्लेष्म वाली फफूंद यानी फंजाई आती हैं, जबकि फंजाई में अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से जनन क्रिया होती है। इसके अंतर्गत राइजोपस, म्यूकर और ईस्ट आदि कोशिकाएं आती हैं। प्लांटी में जनन की क्रिया अलैंगिक और लैंगिक अर्थात एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत सभी फर्न, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पादप आते हैं। और इसी प्रकार से एनिमैलिया में मुख्य रूप से लैंगिक जनन होता है। सभी जंतु, स्पंज, कीट, उभयचर, पक्षी
स्तनधारी प्राणी आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के माध्यम से आप सभी पांचों जगत के प्रमुख लक्षण क्या हैं एक समरी के रूप में लिखा गया है। सभी लक्षणों को लिखते हुए आप इस चार्ट को भी बना लेंगे, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनीमेलिया के मूलभूत लक्षण क्या हैं। पांच जगत वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि वर्गीकरण की इस प्रणाली की कुछ उपयोगिताएं हैं। प्रमुख रूप से इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को पृथक करके मोनेरा जगत बनाया गया। प्रोकैरियोटिक संरचना, कार्यकी तथा प्रजनन आदि में यूकैरियोटिक से भिन्न होते हैं। एक कोश की यूकैरियोटिक को बहुकोश की यूकैरियोटिक से पृथक कर प्रोटिस्टा जगत में स्थान दिया गया। कवक को पादपों से अलग करके एक कवक जगत बनाया गया। ये विषमपोषी होते हैं तथा भोजन अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिक जीवों, पौधों को अप्रकाश संश्लेषी बहुकोशिक जंतुओं से पृथक किया गया है। जैव संगठन की जटिलता, पोषण विधियों तथा जीवन शैली के आधार पर बनाया गया यह वर्गीकरण विकास के क्रम को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। पांच जगत वर्गीकरण जहां एक और लाभकारी था, वहीं इस वर्गीकरण प्रणाली में भी कुछ कमियां थी। इस प्रणाली से वर्गीकृत जीवों के जातिवृत्तीय संबंधों की जानकारी नहीं मिल पाती थी। प्रोटिस्टा में विभिन्न प्रकार के जीवों को स्थान देकर उन्हें एक समूह का रूप दिया गया। उसमें जैविक विविधता अपार मिलती है। एक प्रकार के लक्षणों वाले जीवों को भी अलग अलग जगत में डाल दिया गया, जैसे कोशिकीय शैवालों को प्रोटिस्टा में तथा बहुकोशिकीय शैवालों को पादप जगत में स्थान दिया गया। इसके अलावा भी और भी कई कमियां थी, जिनकी कमियों के आधार पर इस वर्गीकरण को आगे चलकर और विस्तृत रूप दिया गया है। फिलहाल आपको इस वर्गीकरण व्हिटकर के द्वारा प्रेषित पांच जगत वर्गीकरण के लाभ क्या हैं, इसके दोष क्या हैं और इस पांच जगत वर्गीकरण की प्रमुख लक्षण के तुलनात्मक अध्ययन को करना है। इसके बाद हम इस वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत एक एक किंगडम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मोनेरा किंगडम आता है। इस किंगडम के प्रमुख लक्षण क्या हैं, जो कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण कुछ प्राणियों को, खास करके जीवाणुओं को, मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा का अर्थ है एकल, सिंगल। इसके अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि जीवाणु, फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज तथा प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरी शैवाल के नाम से जानते हैं, तथा माइकोप्लाज्मा इस मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा में आने वाले जीव अति सूक्ष्म होते हैं, अर्थात 1 से 5 माइक्रोन तक इनकी लंबाई हो सकती है। इनमें ट्रू न्यूक्लियस अर्थात सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इनमें क्रिस्टी युक्त कोशिकांगक
जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःपद्रव्य जालिका, गाल्जिका, राइबोसोम, जितने भी कोशिकांग हैं झिल्ली युक्त हैं, इनमें इन कोशिकांगों का, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। इनमें द्विकुंडलित गोलाकार नेकेड डीएनए होता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। इनमें हिस्टीन, हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमोसोम भी नहीं पाए जाते हैं तथा सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र का भी अभाव होता है। फ्लैजिलाएँ या कशाभिकाएँ नहीं पाई जाती। कुछ जीवाणुओं में कशाभिकाएँ हो भी सकती हैं। माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके अन्य सभी मोनेरा सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। इनमें रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं और राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। मोंडा के जीवों में पोषण में बहुत विविधताएँ होती हैं। कुछ प्राणी स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक, कुछ परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मोंडा के कुछ जीव सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी जीव जैसे राइजोबियम। मुंडा के कुछ जीवों में कायिक तथा यानी वेजिटेटिव और अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन का सर्वथा अभाव होता है। मुंडा के कुछ जीव प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, जैसे उच्च ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अम्लता, अत्यधिक लवणीय सांद्रता, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति आदि। अर्थात कुछ ऐसे भी मुंडा में पाए जाने वाले जीव यानी जीवाणु हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी रह सकते हैं। इस प्रकार के जीवों को आर्कीबैक्टीरिया या फिर आद्य जीवाणु एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया को पृथ्वी के आद्य जीवों के रूप में भी जाना जाता है। मोनेरा के सदस्य जीवमंडल के महत्वपूर्ण अपघटक एवं खनिजीकारक माने जाते हैं। सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं और लगभग सभी स्थानों पर ये मिलते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार बहुत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से इन जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कि ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, परंतु भोजन के लिए इन्हें जीवधारियों अथवा फिर मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहना पड़ता है। इनमें से आर्कीबैक्टीरिया क्या हैं और आर्कीबैक्टीरिया को फिर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि मेथनोजेंस, हैलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। इनमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया के 3 समूह कौन से हैं और आर्कीबैक्टीरिया की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। आर्कीबैक्टीरिया पृथ्वी पर होने वाले पहले जीव हैं। ये संरचना में जीवाणु के समान ही होते हैं। इनमें जटिल कोशिकांगों सहित सत्य केंद्रक का अभाव होता है, किंतु यूबैक्टीरिया की तुलना में इनमें अनेक अंतर होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं होती हैं, जो इनको वातावरण में अत्यधिक ताप तथा अम्लीय परिस्थितियों में बिना हानि के जीवित रह सकने में समर्थ बनाती हैं। राइबोसोम और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम यूबैक्टीरिया से भिन्न होता है। एंटीबायोटिक्स के प्रति इनकी संवेदनशीलता भी
यूकेरियोटिक से भिन्न होती है। आर्कीबैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहले कहलाते हैं मेथनोजन। ये दलदल स्थानों पर पाए जाने वाले अनाक्सी एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। इन जीवाणुओं में कार्बन डाइऑक्साइड अथवा फ्यूमेरिक एसिड से मीथेन उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनको हम मेथनोजन्स अर्थात मीथेन बनाने वाला कहते हैं। कुछ जीवाणु जंतुओं के रूमेन, जिसे हम प्रथम अमाशय कहते हैं, उसमें भी सहजीवी के रूप में मिलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया इन जंतुओं में सेलुलोज के पाचन में सहायता पहुंचाते हैं। मेथनोजन ही बायोगैस संयंत्रों में मीथेन, जो कि ज्वलनशील गैस होती है, को उत्पन्न कर सकते हैं। मेथनोजन्स के अंतर्गत मीथेनोकाकस आदि बैक्टीरिया आते हैं, जबकि हैलोफिल्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो अति लवणीय जल में रहते हैं। जैसे अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक तेज प्रकाश में एक बैक्टीरियोप्सिन वर्णयुक्त झिल्ली निर्मित कर लेते हैं, जो सौर विकिरण की सहायता से एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में सहायक होती है, जिससे इनकी उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं। हैलोबैक्टीरियम एंड हैलोकॉकस हैलोफिल श्रेणी में आने वाले बैक्टीरिया हैं, जबकि दूसरे थर्मोएसिडोफिल्स कहलाते हैं। ये आर्कीबैक्टीरिया गर्म गंधयुक्त झरनों, जहाँ पर सल्फर की मात्रा होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। जहाँ का तापमान लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये जीवाणु आक्सीय परिस्थितियों में गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं, जिसके माध्यम से अत्यधिक अम्लीय लगभग पीएच वैल्यू 2 के आसपास हो जाती है। और कुछ जीवाणु अनाक्सीय परिस्थितियों में गंधक का अपचयन हाइड्रोजन सल्फाइड में करने में सक्षम होते हैं। इस तरह से आपने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, जो कि आर्य छुटिकर ने 1969 में प्रेषित की थी, वो 5 जगत कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। आर्य छुटिकर के 5 जगत वर्गीकरण की उपयोगिता क्या है और इस वर्गीकरण प्रणाली के प्रमुख दोष क्या हैं, इनके बारे में आपने जानकारी हासिल की। आशा है आपको आज बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से हम जीवाणु के बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा, जीवाणु को जगत मोनेरा में रखा गया है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणु के बारे में विस्तृत जानकारी अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से प्रेषित करेंगे। आज जो भी आपको प्रेषित किया जा रहा है, इसे अपने जीव विज्ञान नोट्स कॉपी में लिखते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।